नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DSP क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं बेसिक मैथ की क्लास और ये हमारी 6th क्लास होने वाली है। और इससे पहले मैं आपके लिए 5 क्लास कंप्लीट कर चुका हूं और वो वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से आकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे और आपके अंदर जो मैथ का डर है उससे आप समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास पर। तो अब तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अपनी क्लास में। हम डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, रोमन नंबर और बहुत सारे डिविजन्स और मल्टीप्लाई और जो बहुत सारी चीज़ें हम अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं बता दूं आज की क्लास हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास हम सीखेंगे हमारी जो डेसिमल होते हैं, हमारी दशमलव होती हैं, दशमलव वाले सीखेंगे हम। और जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं, भिन्न होती हैं, उनकी तुलना करना सीखेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो आज हम सीखने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो देखिए, तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराता हूँ भिन्नों के बारे में। मेरे पास एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 4/3। क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 4/3। तो 4/3 में तो ये भिन्न दो तरह की होती हैं। जो फ्रैक्शंस होती हैं हमारे पास दो तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न होती हैं हिंदी में? उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अंग्रेजी में बोलें तो इसे कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये देखिए, जब मैं इसे ब्रेक करूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मैं इसे लिख सकता हूं 1 सही 1/4। एक और फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं 3/4। तो आप बताइए इस फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में अंतर क्या है? हमारे पास एक भिन्न ये दे रखी है और एक भिन्न ये दे रखी है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखिए, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन मैं इस वाली फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं कर सकता हूं। तो इनमें यही अंतर है। इसको मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, लेकिन इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो दशमलव के अलावा और कुछ भी नहीं होगी। तो ये कहलाती है मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होती मेरी प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे उचित भिन्न। क्या कहते हैं इसे? उचित भिन्न कहते हैं। और ये वाली मेरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न। कौन सी? अनुचित। तो अभी आप दो चीज़ें समझ चुके हैं कि भिन्न दो तरह की होती हैं। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न को हम और सॉल्व ना कर सकें, जिस भिन्न को हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जो अपने उचित फॉर्म में होती है, प्रॉपर फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिस भिन्न को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको पता ही है, ये जो 3/4 है इसे बोलते हैं हम अंश। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अंश बोलते हैं। और इसे बोलते हैं हर। जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। अंश को बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। और हर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। जो हमारे CBSE वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, वो बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसे बोलते हैं वो डिनोमिनेटर। तो ये थी बेसिक चीज़। तो आप इसको समझिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कराता हूँ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने आपको सिखाया, एक होती हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया ये है मेरी कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है ये? उचित भिन्न है। तो इस उचित भिन्न की क्वालिटी होती है, एक गुण होता है। क्या होता है? इसका जो हर होता है, ये है मेरा हर और ये है मेरा अंश। मतलब ये है मेरा न्यूमिनेटर और ये है मेरा डिनोमिनेटर। तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो अंश से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? अंश बड़ा होता है। ये डिनोमिनेटर बड़ा होता है किससे?
हर से। आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये मतलब देखिए 3/4 है, 4 यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर है और 3 का यहाँ पर न्यूमिनेटर है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, न्यूमिनेटर से क्या है, बड़ा है। तो ये होती है हमारी उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस सब बेस हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस बहुत सारे जो आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम पूछे भी गए हैं और आने की उनकी संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए तो देखिए मैं यहाँ पे 2 फ्रैक्शन लिखता हूँ, 5/6 एंड 7/8। आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि कौन सी भिन्न में से बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने क्या कहा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो नीचे एक संख्या होती है, जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो न्यूमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे 6 क्या है, 5 से बड़ा है, और यहाँ पे 8 क्या है, 7 से बड़ा है। तो इसका जो डिफरेंस है वो क्या है, बने। पहली बात, हमारी दोनों फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनका डिफरेंस क्या है, 1 है। तो जो संख्या बड़ी होगी, जो फ्रैक्शन बड़ी होगी, वही फ्रैक्शन क्या होगी, बड़ी होगी। अब समझ पाए, दोबारा देखिए मैंने क्या कहा, जब हमारी फ्रैक्शन कैसी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कैसी भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, उचित भिन्न होगी, और इनका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। तो जो भिन्न बड़ी होगी तो वो भिन्न कैसी, जो भिन्न बड़ी होगी तो वो भिन्न क्या होगी, बड़ी कहलाएगी, और जो छोटी होगी वो छोटी भिन्न होगी। और आगे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आपको कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले चेक करेंगे ये भिन्न कौन सी है। तो चारों फ्रैक्शन आपके पास कैसी है, प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात उचित भिन्न है। और सबका डिफरेंस देखिए यहाँ पे, इसका भी 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, और इसका भी डिफरेंस 1 है। तो मैंने क्या कहा था, जब हमारी फ्रैक्शन कैसी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और जिनका डिफरेंस कैसा हो, हमेशा 1 हो, तो जो भिन्न बड़ी होगी वो भिन्न हमेशा कैसी होगी, बड़ी कहलाएगी। तो ये है इनको करने का तरीका। आप इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब उनका जो गैप है वो क्या बराबर है, और कैसी फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम आगे उनके टाइप भी सीखेंगे जब क्या होगा, उनका डिफरेंस बराबर नहीं होगा। आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको कराने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, 9/10, 10/11 और 12/13। तो हमको बताना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो कैसे करेंगे, वही चीज़ चेक करेंगे कि कौन ये भिन्न कैसी है। तो ये देखिए, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान करना सीख गए हैं। अगर इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, अगर इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है, अगर उसका हर अंश से बड़ा है, तो भिन्न कैसे कहलाती हैं, आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। तो देखिए तीनों फ्रैक्शन कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इनका डिफरेंस कैसा है, 1 है। डिफरेंस कैसा है, 1 है। तो कैसी, इसमें कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो ये वाली होगी। मतलब इन भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न होगी तो वही कैसी होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटी होगी वो छोटी होगी। मतलब जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो छोटा होगा वो छोटा ही होगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऐसी फ्रैक्शन जिनका जो गैप है वो क्या हो, बराबर ना हो। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको फ्रैक्शन दे रखी है 6/5, 16/3, 5/2। ये आपको फ्रैक्शन दे रखी है और आपको नहीं मालूम इनका गैप कितना है, क्या करना है। तो कैसे करेंगे, एक तरीका तो ये है, हम अपनी जो इसको डिवाइड देकर चेक कर सकते हैं। जब मैं 5 का डिवाइड 6 में दूंगा तो 1 बार जाएगा,
3 का डिवाइड 16 में दूंगा तो 5 बार उससे अधिक जाएगा, और 2 का डिवाइड 5 में दूंगा तो 2 से थोड़ा सा अधिक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो सिंपल होते हैं उसमें हम देख के बता सकते हैं कि ये हो गया मेरा आंसर, ये होगी मेरी बड़ी भिन्न। लेकिन जब ये सेम होंगे आप कंफ्यूज होंगे कौन सी भिन्न बड़ी होगी कौन सी छोटी, तो कैसे चेक करेंगे, तो उसको देखिए। मान लीजिए एक फ्रैक्शन दे रखी है आपको 7 2, आपको डिवाइड लगाना है इसमें 3 का, और ये दे रखी है आपको 1 3 1 अपॉन 4, और ये दे रखी है आपको 6 7 अपॉन 5, और आपको कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसका इसमें डिवाइड लगा दीजिए। तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 2 बचे, 3 का डिवाइड हम देंगे 22 में तो ये आएगा मेरा 57, थोड़ा अधिक आएगा। 4 का डिवाइड देंगे तो 4 3 12, 1 बचा, और 4 दूनी 8, 5 का देंगे तो 5 एकम 5 और 5 3 15। तो आप देखिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो ये होगी मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं उनको कंपेयर करना, कैसे हम भिन्नों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इस पर एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए कैसे। 5/6, 7/9, 2/5, ये हमारे पास फ्रैक्शन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, मैंने आपसे कहा था देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो इसमें से ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये है, ये है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन ये भी है। तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन क्या इनके जो गैप हैं वो बराबर हैं। इसका गैप है मेरा 3, इसका गैप है मेरा 2, इसका गैप है मेरा 1। तो देखिए इन तीनों के गैप क्या हैं, बराबर नहीं है। तो इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, आप क्या कीजिए, इनके आगे की 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, और 6 का डिवाइड कर दीजिए 50 में। कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 बार जाएगा, कुछ आगे दशमलव आएगी। 9 का डिवाइड 70 का में लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे 9 का, कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और थोड़ा उससे एक्स्ट्रा जाएगा, 9 7 63, 9 8 72, ठीक, और ये हो जाएगा 4 बार। तो ऐसे भी आप कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो हमारी जो 5/6 है वो बड़ी होगी सबसे बड़ी फ्रैक्शन। तो ऐसे भी आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक 0 बढ़ा दीजिए, कब करना है ऐसी कंडीशन, जब हमारी भिन्न प्रॉपर भिन्न नहीं है, उनका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखिए, देखिए ये मेरा 13/7, ये मेरा 16/5, और ये है मेरा 17/3। आपको बताना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। इसमें से जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है वो आपको निकालनी है। सबसे बड़ी पूछे या सबसे छोटी पूछे कोई बात नहीं, तो आप इसमें सबसे छोटी बताना। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या चेक करना है, ये भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो इनमें से कोई भी फ्रैक्शन क्या नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, और इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कैसे करेंगे इनको, मैंने क्या कहा, आप इनके पीछे क्या लगा दीजिए, एक 0 बढ़ा दीजिए, और इनका डिवाइड लगा दीजिए। तो 7 एकम 7 कितने बचे, 7 एकम 7 कितने बचे, यहाँ पे 6 बचे। तो 7 8 56, यहाँ पे 18 बार गया। 5 3 15 और 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यहाँ पे देखिए 3 3 9। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो मेरी 170 होगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन सी होगी, मेरी 130 होगी सबसे छोटी। मतलब अगर सबसे बड़ी की बात करें तो ये होगी सबसे बड़ी, ये होगी बड़ी, और सबसे छोटी की बात करें तो ये होगी मेरी सबसे छोटी। तो इस तरह से इन सारे मेथड्स को यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से भिन्न की जो कंपेयरिंग आती है एग्जाम में, कौन सी भिन्न छोटी है, इनको आरोही क्रम में लिखिए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, इनका जो आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए आगे क्या है। तो हमने अभी खत्म किए हैं यहाँ पे फ्रैक्शन की तुलना हमने क्या कर ली, यहाँ पे समाप्त कर ली है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव। जो दशमलव होती हैं बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आज इनका क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है, उनको बारीकी समझना है, और प्रत्येक चीज़ को ऐसे समझना है कि कहाँ पर बार आएगा। कभी आपने देखा होगा 0.67 बार आ जाता है,
स्टूडेंट्स को इनको सॉल्व करना नहीं आता है। कभी क्या होता है 0.657 ऐसी संख्या लिखी रहती है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान रहते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए बढ़ते आज की नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये होती दशमलव। तो दशमलव दो तरह की होती है, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। कौन सा होता है? एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। आज आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज के बाद आपके मन मस्तिष्क में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये होगा दशमलव। अब ये शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है? जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होना बंद कर देती हैं तो उसे कहते हैं शांत दशमलव। और अशांत दशमलव कहते हैं जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती रहती हैं उसे कहते हैं अशांत दशमलव। सबसे पहले देखिए आप शांत दशमलव किसे कहते हैं? 0.62। तो ये क्या मेरा शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद संख्या क्या हो गई है? स्टॉप हो गई है। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे संख्या रिपीट नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही है। और देखिए एग्जाम्पल देखिए 0.5367, ये भी क्या मेरा शांत दशमलव है। 7.513, ये भी क्या है? मेरा शांत दशमलव है। अब ये अशांत दशमलव क्या होता है? तो अशांत दशमलव होते हैं दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होते हैं आवर्त दशमलव, एक होते हैं अनावर्त दशमलव। एक होता है आवर्त दशमलव, एक होते अनावृत। क्या होता है? कैसे लिखते हैं इसको? आवृत। तो एक होता है मेरा आवृत दशमलव, एक होता है अनावृत दशमलव। तो ये क्या होते हैं? आवृत दशमलव मतलब होता है रिपीटेशन, संख्याओं का दशमलव का रिपीट होना। और यहाँ पे क्या होता है? संख्या रिपीट नहीं होती है, नॉन रिपीट। मैं यहाँ पे आपके लिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं इनको जो शब्द हैं आवृत और अनावृत समझ नहीं पाते, क्योंकि ये देखने में थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसलिए इसका मतलब होता है रिपीट से मतलब अगर 0.636363 ऐसे चलता जाएगा तो इसे कहते हैं हम रिपीट दशमलव, मतलब आवृत दशमलव कहते हैं। तो दशमलव के बाद संख्या क्या हो? रिपीट हो, बार बार आए, उनकी पुनरावृत्ति हो। और अनावृत दशमलव क्या मतलब क्या होता है? 0.5126736518 डॉट चलती रहे, सो ऑन। तो इसे कहते हैं हम क्या? अनावृत दशमलव। और एग्जाम्पल देखिए 5.123456521 ऐसे। मतलब क्या हो? जो संख्याएं बार बार रिपीट ना हो, लेकिन वो क्या हो? नॉन रिपीट, लेकिन वो शांत भी ना हो। यहाँ पे देखिए कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है? संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं। ये भी 63 ऐसे करके। और देखिए 1 2 3 2 3 2 3 2 3 और ये चलती रहती है। अब देखिए ये होता है आपका दशमलव का चार्ट। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दशमलव होती है हमारी दो तरह की, एक होती है शांत दशमलव, एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होता है कि जो दशमलव के बाद हमारी जो संख्या होती है वो बंद हो जाती हैं आगे बढ़ना। मतलब यहाँ पे 62 हो गया, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पे 0.5367 यहाँ पे जाके हमारी वैल्यू क्या होगी? सॉल्व हो गई। यहाँ पे भी सॉल्व हो गई। लेकिन अशांत दशमलव होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है आवृत दशमलव, एक होती है अनावृत दशमलव। आवृत दशमलव में क्या होता है? इसमें संख्या क्या होती है? रिपीट होती हैं। अनावृत में क्या होती है? ये नॉन रिपीट होती है। इसमें संख्या शांत भी नहीं होती हैं, अशांत होती हैं, लेकिन क्या होती है? नॉन रिपीट होती हैं। संख्या चेंज होती रहती हैं और ये होती है हमारी अशांत दशमलव।
तो आपने ये देखा, इस पर बेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए, तो देखिए दशमलव सीख रहे हैं हम। अब हमको दिक्कत कहाँ होती है? हमको दिक्कत होती है जब कभी हमको लिखना होता है 0.27, जब कभी हमको इसको सॉल्व करना होता है तो हमको दिक्कत होती है कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ होती है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है इन चीज़ों को सॉल्व करने में। तो इन चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाता है आप उसे समझिए। तो मैंने क्या कहा, इसको बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ये जो साइन है, ये जो लाइन दे रखी है, इससे बोलते हैं बार। तो सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 47/99। क्या हो जाएगा? 47/99 माइनस के 0। मैंने यहाँ पे क्या किया कि जितनी संख्याओं पर क्या होगा, बार होगा, उतनी नीचे क्या आ जाती है मेरी 9 के अंक आ जाते हैं। मतलब जितनी संख्या पर क्या होगा, वार होगा, उतनी बार यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। और जो संख्या होती है उसमें से उस संख्या को घटा दिया जाता है जिस पर बार नहीं होता है। क्या किया जाता है? उस संख्या को हटा दिया जाता है जिस पर बार नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई संख्या है नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो इसमें से मैं 0 हटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 47/99। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 47/99। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, अब की बार क्या दे रखा है मुझे? 0.356। ये कोई, तो हमें ये संख्या दे रखी है, हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसे लिख लूंगा। 356 मेरी संख्या हो गई। अब देखेंगे कि कितनी संख्याओं पर बार है। यहाँ पे 2 संख्याओं पर बार है, 5 पर, 6 पर। तो उतने ही क्या आ जाएंगे मेरे 99 आ जाएंगे। मतलब उतनी बार मेरी 9 का अंक आ जाएगा। 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 लिख लूंगा। और देखिए, अगर जितनी संख्याओं पर दशमलव के बाद बार नहीं है, जितनी भी संख्या पर, यहाँ पे तो इस पर बार है और इस पर बार नहीं है, तो उतनी क्या आ जाती है? 0 आ जाती हैं। नीचे एक 0 आ गई। पहले मैंने संख्या ली थी 0.27, तो मैंने क्या लिखा था इसे? मैंने इसे लिखा था 27/99, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याओं पर बार था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार 9 लिखा। और यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी कि जिस पर बार नहीं हो। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है, इसलिए उतनी ही यहाँ पे क्या आ जाती है? 0 आ जाती हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो 2 0, यहाँ पे 3 नंबर होते तो 3 0। मतलब ऐसी संख्या जिन पर बार नहीं होगा उसकी आएगी 0, और ऐसी संख्या जिन पर बार होगा उसके आएंगे 9 के अंक। और देखिए, माइनस। अब क्या करते हैं? जो संख्या बची है उसे क्या कर देते हैं? इसमें से माइनस कर देते हैं। तो पहले मैंने क्या किया था? इसमें से 0 घटाया था, क्योंकि 0 पर क्या नहीं था? वार नहीं था। इसमें से क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पर क्या नहीं है? वार नहीं है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 353/999। आप इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर ये सॉल्व होता है तो, नहीं तो हमारा यही क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। तो देखिए, मेरी संख्या दे रखी है 0.5367, और मुझे दे रखा है 3 अंकों पे मेरा क्या है? बार दे रखा है। मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या कहा आपसे? सबसे पहले देखना है कि कितने अंकों पर क्या है? बार दे रखा है। तो यहाँ पर कितने अंक है? 3 अंक है, 1 3 6 7। तो जितने अंकों पर बार होता है उतनी नीचे क्या आ जाती है? 9 आ जाते हैं। ये आप समझ गए ये चीज़ें। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने क्या आ जाते हैं? 0 आ जाती हैं। लेकिन अंक कहाँ होने चाहिए? दशमलव के बाद होने चाहिए। इसे नहीं काउंट करेंगे, दशमलव के बाद काउंट करेंगे कि कितने अंकों पर बार है और कितने अंकों पर बार नहीं है। 3 अंकों पर बार है तो 399, कितने अंकों पर बार नहीं है तो उतनी 0 आ जाएंगी। ये हो गया। अब संख्या को लिखेंगे 5367। संख्या मैंने यहाँ पर लिख ली। अब संख्या में से क्या घटाते हैं? संख्या में से घटाते हैं कि पूरी संख्या में कितने अंकों पर क्या नहीं है? बार नहीं है। तो ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका 5362/9999। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो ये होगा मेरा आंसर। तो
इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखिए, 3.56213। देखिए ये मेरा एग्जांपल 3.56213। आपको इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर, 1 2 3। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप स्लो पढ़ाते हैं, तो मेरा स्लो पढ़ाने का कारण है क्योंकि मेरी इस वीडियो को ज़्यादातर लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगनर्स हैं, उन्होंने हाल ही में मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगर आपको ये थोड़ी स्लो लगती है तो इसे आप फास्ट फॉरवर्ड पर देख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो देखिए, तो इस पर 3 अंकों पर क्या बार है, तो नीचे कितनी जीरो है, कितने 9 के अंक आ जाएंगे। इसको देखिए, इस पर क्या है, इस पर 3 अंकों पर क्या है, बार है, तो नीचे कितने अंक आएंगे 9 के, 3 आएंगे, 1 2 3। अब जीरो कैसे आता है, मैंने कहा था दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होगा उतनी जीरो आएंगी। तो कितने अंकों पर बार नहीं है, ये नहीं है 2 अंकों पर, 5 पर और 6 पर, तो उतनी क्या आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। क्लियर। अब संख्या को लिखेंगे, तो संख्या क्या है मेरी, 3 5 6 2 1 3। ये है मेरी संख्या। और इसमें से क्या घटा दूंगा मैं, इसमें से घटा दूंगा मैं 3 5 6, इसमें से इसको घटा दूंगा। और मैंने क्या कहा था कि जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे देखिए आप, 3 5 6 2 1 3 में से माइनस करेंगे 3 5 6, तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, 11 में 3 जाएंगे तो 8 बचेगा, और ये 5 5 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 5 5 8 5 7/99900। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरह से आप बार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये है इसको बेहतरीन तरीके से करने का तरीका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो आपने देखा, मैंने आपको भिन्नों का कंपेयर करना सिखाया और यहाँ पे दशमलव को सॉल्व करना सिखाया। अब हम देखेंगे आगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है। तो आपने देखा होगा जो HCF LCM होता है उसे निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तो देखिए, हमको संख्या दे रखी है 20 40 और 60, हमको निकालना है LCM। तो इनका LCM 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक में आपको पुराना तरीका जो इसके जो फैक्टर करते हैं उसको सिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं, देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। देखिए 2 का डिवाइड दूंगा मैं 20 में तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 2 का डिवाइड दूंगा मैं 40 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और जब मैं 2 का डिवाइड 60 में दूंगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 30 बार जाएगा। अब देखिए फिर मैं डिवाइड दूंगा, अब इनमें किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है। 2 का डिवाइड में दूंगा 10 में तो 5 बार, ये 10 बार और ये 15 बार। अब आगे देखिए, अब किसी में 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें जाएगा 2 का डिवाइड। 2 का दूंगा इसमें 5 तो ये सेम आएगा, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा, ये सेम उत्तर आएगा। अब देखिए फिर मैं क्या करूँगा, 5 का डिवाइड दूंगा, 5 का डिवाइड इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 3 बार। अब देखिए अब क्या होगा, इसमें 3 का डिवाइड दूंगा तो 1 बार 1 बार 1 बार। तो इस तरह से आप इसका LCM निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर आए उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो LCM बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बार आया है 2 का और 5 और 3, तो ये हो जाएगा मेरा 8 × 15, 15 8 120। तो मेरा LCM हो जाएगा 120। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके दूसरे मेथड पर। तो देखिए दूसरी तरह से इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम, अब लेंगे 20 40 60, इनके अलग अलग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर करेंगे।
जब मैं 20 के फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऐसे ही करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। इसके देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इनके फैक्टर गुणनखंड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, जो इसमें कॉमन है उसे लिखेंगे। तो ये हो गया 2, एक कॉमन आ गया 2। फिर क्या करेंगे, दूसरा इसमें कॉमन क्या है, फिर ये 2 आ गया, 2 आ गया। अब इसमें कॉमन क्या है, अब इसमें कॉमन है 5, ये वाला 5। ऐसे चिन्ह काटते जाएंगे जिससे क्या हो, आपका आंसर सही आए 5। अब क्या बचा है, यहाँ पे ये 2 बचा है, यहाँ पे बचा है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 120। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा तरीका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं एक और तरीके पर। तो अब देखेंगे सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे मैं सॉल्व करता हूँ, उसको देखेंगे यहाँ पे। तो वो तरीका है हमारा बहुत ही अच्छा, जिससे क्या होता है एग्जाम में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए 20, 40 और 60 का मुझे निकालना है एलसीएम। हाईएस्ट नंबर ले लूँगा और उसके कर लूँगा मैं फैक्टर। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दूनी 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। अब मैंने ये नंबर ले लिया है, इसका काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे 40, क्या 40 नंबर में है, तो 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 40 नहीं है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 40 में इस नंबर में आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। ये भी हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब 20 की बात आई तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो तीनों संख्या किस में आ गई, इसमें आ गई। तो ये एलसीएम हो गया मेरा 120। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी कॉमन नंबर, कॉमन जिसमें इन तीनों संख्याओं का क्या चला जाए, भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, जिन संख्याओं का हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, उन संख्याओं का इस संख्या में क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। अब देखिए आप 20 का इसमें डिवाइड चला जाएगा आराम से, 40 का भी इसमें चला जाएगा और 60 का भी इसमें चला जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का क्या आ जाए, भाग चला जाए, वो कहलाती है आपकी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं लासापा। तो यह है आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कैसे करते हैं। तो एचसीएफ को करने का यही तरीका होता है सेम। पहले इनका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। देखिए एक हो गया 6, एक हो गया 12, एक हो गया मेरा 24। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये कर ली मैंने फैक्टर। अब क्या देखेंगे, हम इन तीनों में से जो कॉमन होगा उसे देखेंगे। ये रहा कॉमन और ये है कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 6। तो ये क्या आया, एचसीएफ आया। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम था लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बताइए इन तीनों में से हाईएस्ट क्या मिल सकता है कॉमन, मुझे 6 मिल सकता है, क्योंकि इसके पास जो लीस्ट है, इसके पास जो हाईएस्ट नंबर है वो कितना है, 6 है ओनली। इसके पास 6 मिल जाएगा, इसके पास 6 मिल जाएगा। अगर मैं इसमें से 12 लूँ तो किसमें 12 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सबसे अधिक कॉमन मिलता है वो क्या कहलाता है, मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इन तीनों संख्याओं में क्या चला जाए, डिवाइड चला जाए। एलसीएम का मतलब क्या था, जो मैंने एलसीएम निकाला था उन तीनों संख्याओं का उस एलसीएम भाग चला जाए। और इसका मतलब क्या है कि जो मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है उसका इन तीनों संख्याओं में भाग चला जाए। दोनों चीज़ एक दूसरे की उल्टी होती है। तो एक और तरीका होता है एचसीएफ निकालने का, वो होता है भाग विधि। तो देखिए ये 6, 12 और 24 हमको निकालना है, इसका क्या एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या को लेंगे हम 24 और इसमें डिवाइड लगाएंगे 6 का, कोई सा नंबर ले लीजिए। तो इसके डिवाइड लेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 24। क्या बचा, कुछ बचा, नहीं बचा।
अब ये 6 बचा है, इसका डिवाइड लाएंगे 12 में, 6 दूनी 12, फिर भी कुछ नहीं बचा, तो ये आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो इस तरह से आप HCF LCM के क्वेश्चंस को बना सकते। तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए ये हो गया 15, 30 और 45। हमें करना है इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भागविधि से। तो मैं 30 का डिवाइड लगाऊंगा 45 में। देखिए तो 30 एकम 30, क्लियर, 15 बचे। अब इस 15 का डिवाइड लगाऊंगा इस 30 में, तो 15 दूनी 30, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। तो इसका जो HCF हो गया 15 हो गया। तो इसका 15 अभी नहीं हुआ है, अभी इस 15 का डिवाइड इसमें लगाना बाकी है। तो 15 का डिवाइड लाएंगे इस 15 में, तो 15 एकम 15, कुछ बचा नहीं बचा, तो मेरा 15 क्या हो गया, मेरा इसका HCF होगा। ये होती है मेरी भाग विधि। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, आपको मेरा प्रयास पसंद आता है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।